नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एसएचएम में, और एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और बचे हुए हैं जो मेरे ख्याल से जेई मेन में ही सिर्फ हैं, एडवांस में है भी नहीं, तो बस थोड़ा 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 देख लेते हैं। पहला हेडिंग पड़ेगा डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, अच्छा डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है? तो डैम्प्ड ऑसिलेशन एक तरह से समझ लो कि जो प्रैक्टिकली जो ऑसिलेशंस हैं उनको हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। प्रैक्टिकली ऑसिलेशन से मेरा मतलब ये है कि क्या होगा कि नॉर्मली जब हम किसी सिंपल पेंडुलम को डिफ्लेक्ट करके छोड़ते हैं, प्रैक्टिकल जब करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमेशा ही ऑसिलेट करता रहे। जबकि हम लोगों ने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है उसमें हम लोग सारे तरह के लॉसेस को हटा देते हैं, और सारे तरह के लॉसेस अगर हटा दें तो फिर ये होगा कि वो हमेशा ऑसिलेट ही होता रहेगा उसी एम्पलीट्यूड से, उसके एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि उसके ऑसिलेशन धीरे धीरे जो है एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, और ये हो सकता है कि हाँ थोड़ा टाइम लगे, बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो फाइनली वो रेस्ट पे जरूर आ जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिकल वाले ऑसिलेशंस हैं जिसमें हम लोग लॉसेस को कंसीडर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। बताओ, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या देखना है हमको। तो जैसे एक केस इसमें हमको स्टडी करना है स्प्रिंग मास सिस्टम का। ठीक है, मान लेते हैं ये एम मास का ये ब्लॉक है, और ये एम मास का ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट हो रहा है। देखना ध्यान से, ठीक। और जब ये ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से, जब ये ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे नीचे की तरफ है, कहीं भी ले लो, जब ये मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस नीचे की तरफ है, उस वक्त इस ब्लॉक की वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं वी। तो ये बताओगे कि कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे? कंसीडरिंग हम लोग ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि जो बाहर का मीडियम है, द सराउंडिंग मीडियम, द सराउंडिंग मीडियम इज विस्कस। तो अगर सराउंडिंग मीडियम विस्कस है यानी कि एयर है, तो एयर होगी, तो एयर की वजह से उसके ऊपर कुछ एयर ड्रैग का फोर्स भी लगेगा। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर? तो देखो, एक तो इसके ऊपर लगेगा एम जी नीचे की तरफ, या एक काम करो एम जी और के एक्स नॉट तो हटा ही दो, क्योंकि एम जी और के एक्स नॉट तो हर जगह बैलेंस है ही है। हाँ, तो हम इसके ऊपर दिखाएंगे ऊपर की तरफ लगेगा इसके ऊपर के एक्स का फोर्स, देखो। और क्या ऊपर की ही तरफ लगेगा उसके ऊपर एयर ड्रैग का फोर्स। अब ये जो ड्रैग का फोर्स है वो होता है बी इंटू वी, जिसमें बी क्या होता है? बी को हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। और ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट है ये किस किस बात पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी कॉमा विस्कोसिटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम। स्टोक्स लॉ याद है? एंड शेप ऑफ बॉडी। बताओ भाई, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ में हम लोग उस फोर्स का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, फोर्स इज 6 पाई ईटा आर वी, यस। ठीक है ना? तो वो यस उसके यस। डेंसिटी पे, विस्कोसिटी पे और बॉडी के शेप पे डिपेंड करेगा। और ये सारी बातें मिला दें तो एक कांस्टेंट बन जाता है डैम्पिंग कांस्टेंट, और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उसके ऊपर ड्रैग फोर्सेस उतने ज्यादा लगेंगे। तो अब अगर हम इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लिखें तो रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा, ध्यान से देखो, अभी तक हम लोग सिर्फ माइनस के एक्स लिखते थे, अब इसके लिए हम लोग माइनस बीवी भी लिखेंगे। तो ये जो माइनस बीवी वाला पार्ट है यही हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, दिस इज विस्कस फोर्स। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, देखना ध्यान से, इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस बी अपॉन एम इंटू डी एक्स बाई डी टी एंड प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो।
तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तुम आगे सॉल्व करोगे बीटेक में, इसका सोल्यूशन हमें ध्यान रखना है। तो द सॉल्यूशन ऑफ above differential equation is given by, तो यह x इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम लोग a नॉट e टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m इंटू साइन ओमेगा डैश टी एंड प्लस फाइव। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे अगर हम ये वाला पार्ट हटा दें विस्कस फोर्स वाला, तो उस इक्वेशन को तो हम लोगों ने सॉल्व किया क्योंकि वो आसानी से इंटीग्रेट करके सॉल्व हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से ये अब ये आसानी से सॉल्व नहीं होगी, इसके लिए कुछ एडवांस मेथड्स लगेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो वो हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है, या हो सकता है मैथ्स में कराया जाए, तो देख लेना अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आए तो इसका सोल्यूशन ये निकल के आएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, तो ये जो पहला वाला पार्ट है विच इज एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, जैसा कि हम लोगों को पहले से ही अंदाजा था कि वो जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे टाइम के साथ रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है इसको हम लोग एक बात ये भी लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस गामा टी, इसको ऐसे भी लिख देते हैं वेयर गामा इज, गामा को बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। थोड़ा एक बात का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ दो दो बातें आ गई, डैम्पिंग कांस्टेंट भी आ गया है और डैम्पिंग कोफिशिएंट भी आ गया है। ठीक है, तो डैम्पिंग कांस्टेंट का जो यूनिट बनेगा, बताएगा कोई क्या बनेगा? डैम्पिंग कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा? डैम्पिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट, हाँ, इसका यूनिट किलोग्राम पर सेकंड होगा। यस सर, इसका यूनिट किलोग्राम पर सेकंड होगा और इसका जो यूनिट होगा इसका यूनिट पर सेकंड होगा। तो कंफ्यूज मत होना, नाम में अगर कंफ्यूज हो भी जाना तो उसके यूनिट का ध्यान रखना। और डैम्पिंग कोफिशिएंट को हम लोग बोल रहे हैं दैट डैम्पिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू बी अपॉन 2m। बी अपॉन 2m को हम लोग डैम्पिंग कोफिशिएंट कह रहे हैं। तो बी के फॉर्म में लिख लो या गामा के फॉर्म में लिख लो, चाहे जैसे लिख लो, ठीक है ना, ये है। और ओमेगा कितना होगा? और ओमेगा को लिखते हैं हम लोग, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ओमेगा, ओमेगा नहीं सॉरी, ओमेगा डैश लिखा है मैंने, ठीक है ना, ओमेगा डैश, जिसमें ओमेगा नॉट जो है, ओमेगा नॉट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है अंडर रूट ऑफ के बाई एम। और ओमेगा डैश क्या है? ओमेगा डैश इज डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। बस इतना सा रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। बताओ पहले जितनी बातें लिखी हैं, कोई डाउट है इसमें? तो अगर हम इसको कंपेयर करें नॉर्मल ऑसिलेशंस और डैम्प्ड ऑसिलेशंस को, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे अगर नॉर्मल ऑसिलेशंस होते तो, सॉरी, ये एक तरह से इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में तुम ध्यान से देखो तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों भाई? एम्पलीट्यूड इसका
कांस्टेंट है। अच्छा, डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगे तो क्या होगा? तो डैम्प्ड ऑसिलेशन देखो, डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में क्या करना, पहले एक इस तरह का डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल का एक ग्राफ बना देना, एक एनवेलप बना देना, क्योंकि वो जो ग्राफ है उसी एनवेलप के बीच में लाई करेगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में जो ऑसिलेशंस हैं वो इस तरह से रिड्यूस होते जाएंगे, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कहाँ जा रही है वो एनर्जी? तो एक तरह से एयर ड्रैग, विस्कस फोर्सेस में लॉस हो रही है। देखो, एनर्जी लिखना होगा अगर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन के लिए हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोगों ने वहाँ डिराइव किया था। तो ये बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन तुम यहाँ से देखो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह आएगा ए नॉट स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2 गामा टी। तो हम चाहें तो इसको ई नॉट लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी। तो एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिके होगी। तो ध्यान रखना कि एम्पलीट्यूड में जो डिके है और एनर्जी में जो डिके है उसमें पावर में थोड़ा सा फर्क है। एनर्जी में 2 गामा टी आ रहा है और एम्पलीट्यूड में गामा आ रहा है। याद रहेगा? बताओ भाई। सर एनर्जी विस्कस मीडियम में डिसिपेट हो रही है। हाँ, मीडियम एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, अगला है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अच्छा, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है इसको समझने के लिए एक हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जो शायद सभी ने एक्सपीरियंस किया ही होगा। जैसे वो जो स्विंग वाला झूला होता है उस पर तो बैठे ही होगे कभी ना कभी, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी ना कभी किसी ने तुमको धक्का भी दिया होगा पीछे से, जिससे थोड़ा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन लार्ज हो जाए। याद है या नहीं याद है, बताओ पहले तो। यस सर। तो यस सर। अब जरा ये सोचो सॉरी, उसमें वो धक्का देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो पुश करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की वजह से धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड बने रहे तो हमें थोड़ा पुश लगाना पड़ेगा। अब खास बात यह है कि वो जो पुश लगाया जा रहा है तो वो पुश हम कौन से टाइम पे लगाते हैं? मतलब मान लो पीछे से धक्का दे रहे हैं तो कब धक्का देंगे? जब वो तुम्हारी तरफ आ रहा है तब पुश करोगे या जब दूर जाना शुरू करेगा? जब दूर जाना शुरू करेगा। क्यों भाई? जब वो दूर जाना शुरू करेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक फ्रीक्वेंसी तो है जो उसके स्विंग की अपनी फ्रीक्वेंसी है, और एक फ्रीक्वेंसी है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। मतलब जो फोर्स ड्राइव कर रहा है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो ही एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस लार्ज होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। सुना है कभी? यस सर। रेजोनेंस का मतलब यही है कि जो सिस्टम है, सिस्टम जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होना चाहता है हम उसको उसी फ्रीक्वेंसी पे पुश भी दे रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स भी हमने उसी फ्रीक्वेंसी का लगाया है जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस लार्ज होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली दो बातें हो गई, एक तो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक सिस्टम पे जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसका ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे नीचे एक लाइन, when a system oscillates in
viscous medium, its natural frequency changes to damped frequency of oscillations. ठीक है, if we apply another periodic force, then after a long time, the natural oscillations die out and system oscillates with frequency of driving force in steady state. मतलब ये लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम को हमने ऑसिलेट कराया है और उसके हमने ड्राइविंग फोर्स भी लगाया है, मतलब दोनों है, उसका अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी है और उसका ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी है, तो कुछ देर तो उसके ऑसिलेशन थोड़े एब्सर्ड से रहेंगे जिनकी स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन क्या होगा कि जो नेचुरल ऑसिलेशंस होते हैं, नेचुरल ऑसिलेशन कुछ देर के बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ विस्कस मीडियम। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अगर कोई सिस्टम ऑसिलेट हो रहा है तो वो ऑसिलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्राइविंग फोर्स। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो सिस्टम में ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी बनेगी वो सिर्फ ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी बनेगी। नेचुरल ऑसिलेशंस कहां गए? तो नेचुरल ऑसिलेशंस उसके डैम्पिंग की वजह से डाई आउट हो गए, खत्म हो गए। ये बात समझ में आती है? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब जो इक्वेशन बनेगी ना, अब हम लोगों ने ड्राइविंग फोर्स भी लगा दिया है, तो अब जो रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन होगी उसको हम लोग लिखेंगे माइनस के एक्स माइनस बी वी एंड प्लस एफ नॉट। तो अब इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, सपोज प्लस एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा डी इंटू टी, जिसमें ओमेगा डी बन जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, मतलब जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो इक्वेशन जो है इसकी मॉडिफाई हो जाएगी। अब इस बार इक्वेशन बनेगी m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू, पहले जीरो था अब जीरो नहीं है, अब ये कॉस एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी बनेगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन ऑफ above डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू ए नॉट कॉस ऑफ ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव। अब इसमें क्या है कि अब इसमें ओमेगा नॉट क्यों नहीं आ रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं आ रही है? तो उसका रीजन मैंने लिखवा दिया है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगी, तो जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तब उसका ये है, बल्कि इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। स्टेडी स्टेट में ये सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है ना, जिसमें ओमेगा नॉट ओमेगा डी तो पता ही है, ओमेगा डी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ए नॉट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो ये हमें ध्यान रखना है, ए नॉट की वैल्यू है ए नॉट इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आएगा एफ नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखना ध्यान से, ये है एम स्क्वायर ब्रैकेट में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर। थोड़ा बड़ा सा फंक्शन है बट याद रखना है। देखो
ठीक है, और tan फाई की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। अगर हमने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा डी इंटू एक्स नॉट, ठीक है ना, वेयर वी नॉट एक्स नॉट आर velocity and position at t equal to 0, velocity and position at t equal to 0, velocity and position at t equal to 0। मतलब फाई निकालने का जो मेथड है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग इनिशियल फेज पहले कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ क्योंकि कॉस का फंक्शन लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन आ रहा है, ठीक है ना। मैथमेटिकली उसकी वैल्यू है, मैंने तुम लोगों को फिजिकली बताया है सर्कल बना के कैसे निकालते हैं, ठीक है। नीचे इसमें नोट करके एक पॉइंट, हाँ बोलिए। डी क्या है सर यहाँ पर? डी वो जो फोर्स लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी है, हमने जो फोर्स लगाया वो भी एक पीरियोडिक फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। ड्राइविंग, ठीक है। इसमें हम लोग पहले केस में बोलते हैं कि इफ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज वेरी क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा डी जो है वो ओमेगा नॉट की इक्वल है, तो उस केस में ए नॉट की वैल्यू आती है एफ नॉट अपॉन, ध्यान से देखो क्या आएगी, क्या ये ओमेगा डी इंटू बी आएगी, तो ये वैल्यू जो है ये वेरी लार्ज वाली कैटेगरी में पहुंचेगी। मतलब अगर हम एक ग्राफ बना के देखना चाहें जिसमें एक तरफ मान लेते हैं कि ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा डी की वैल्यू है और एक तरफ एम्पलीट्यूड है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट बनेगा जब ओमेगा डी और ओमेगा नॉट का जो रेशियो है अगर वो 1 हो जाए, दोनों अगर एग्जैक्टली सेम हो गए, तो उस केस में उसके जो ऑसिलेशंस एम्पलीट्यूड हैं बहुत लार्ज हो जाएंगे, एंड दिस इज known as condition of resonance, condition of resonance। बोलिए। ठीक है, और दूसरा केस हम लोग ये याद रख सकते हैं कि इफ डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल, तो मान लो अगर डैम्पिंग वेरी स्मॉल है तो अगर ओमेगा डी इंटू बी की वैल्यू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर से बहुत छोटी है, तो उस केस में जो ए नॉट होगा वो बन जाएगा एफ नॉट अपॉन, अब वो अंडर रूट के बाहर भी आ जाएगा, तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, तो वो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओमेगा नॉट बड़ा होगा तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, अदरवाइज वाइस वर्सा। अगेन देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन में दो दो फॉर्मूले हैं, एक एक फॉर्मूला है, मतलब बस वही याद रखना है और कुछ नहीं। देखो स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि शुरुआत में क्या होगा ना कि कोई भी सिस्टम जब ऑसिलेट होता है तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होना चाह रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ के बाई एम। लेकिन अगर हमने एक फोर्स भी लगाया हुआ है
उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब एक तरह से दो बातें हो गई, एक तो वो फ्रीक्वेंसी जिससे वो ऑसिलेट करना चाह रहा है, और एक वो जिससे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो ध्यान से सोचो, अगर दोनों मैच होंगे तब तो एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, बट अगर मैच नहीं होंगे तो थोड़ा गड़बड़ चलेगा। तो उस गड़बड़ चलने वाले दौरान क्या होगा, धीरे धीरे उसका डैम्पिंग की वजह से नेचुरल ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगे। फाइनली जो ऑसिलेशन बचेंगे वो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बचेंगे। मतलब ऐसे समझो कि एक झूला है, स्विंग वाला ही झूला, और उसके ऊपर उसको हमने डिफ्लेक्ट किया मीन पोजीशन से, और हमने एक फोर्स भी लगाया है, ठीक है। तो शुरू में तो वो अपने ऑसिलेशंस की वजह से ऑसिलेट होगा थोड़ी देर, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। लेकिन कुछ देर के बाद उसके अपने जो नेचुरल ऑसिलेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो वो जो हमने फोर्स लगाया है बाद में वो उसी फोर्स के हिसाब से ऑसिलेट होगा, वो जो उसके एल पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बोलो, यस सर। बात समझ में आई? तो सर स्टेडी स्टेट क्या था? हाँ, स्टेडी स्टेट में वो खत्म हो जाएंगे नेचुरल वाले, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो, ये रहा, देखो करो ट्राई। डैम्पिंग पे ज्यादा कुछ नहीं, एक आध बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। सर ऐसी प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं? हाँ, सीधे सीधे पूछा गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ ऐसा। फॉर अ डैम्प्ड ऑसिलेशन एम दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, डैम्पिंग कांस्टेंट दिया है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने से पहले हमको निकालना होगा ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश निकालने से पहले हमको निकालना होगा ओमेगा नॉट और गामा स्क्वायर। क्यों भाई? तो ओमेगा नॉट कितना आएगा, ओमेगा नॉट आएगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम। देखो क्या बनेगा, के की वैल्यू 90 है और एम की वैल्यू 0.2 है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 450 रेडियन पर सेकेंड। गामा कितना होगा, गामा की वैल्यू होगी b/2m। अब b है 0.04 और m है 0.2, तो ये कितना आएगा, गामा का वैल्यू 0.1 आ रहा है। तुम देखो यहाँ पे कि जो ओमेगा नॉट है वो क्या गामा से बहुत बड़ा है, तो हम एक तरह से नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ओमेगा डैश ओमेगा नॉट के ही इक्वल होगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 450। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 450। तो देख लेना क्यों भी आएगा, बोलो। फिर बी पार्ट में कह रहा है एम्पलीट्यूड आधा कितना हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है ए इक्वल टू ए नॉट ई टू दी पावर माइनस गामा टी। तो हमें पता करना है कि ये ए नॉट से ए नॉट बाई 2 कितनी देर में होगा। तो इसको माइनस गामा टी कर दो, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू ln2 अपॉन गामा आएगी। ln2 मतलब 0.693, गामा मतलब 0.1, तो ये 6.93 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। और कह रहा है कि एनर्जी, तो एनर्जी कितनी देर में हाफ होगी, तो एनर्जी के लिए ई नॉट -2 गामा टी करेंगे। तो एनर्जी हाफ कितनी देर में होगी, तो ई नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ई नॉट ई टू दी पावर -2 गामा टी। तो यहाँ से ये 0.693 अपॉन 2 गामा आएगा। तो देख लेना बाई 2 कर दो क्या बनेगा, 3.46 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? 21.2 और टाइम पीरियड 0.29 सेकेंड्स के आसपास। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में इतना ही है।